मुझे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ अपनी विविधताओं के कारण खास तौर पर जाना और पहचाना जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी रायगढ़ से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य निकल कर आते हैं। लगभग 2 सदी यानी 200 सालों का इतिहास अपने गर्भ में समेटे हुए है कर्मागढ़ की धरती। रायगढ़ से दक्षिण पूर्व दिशा में हमीरपुर के रास्ते बंगुरसिया पाली घाट होते हुए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है ऐतिहासिक गांव कर्मागढ़। हर्ष न्यूज के खास कार्यक्रम धरोहर में आप सभी का फिर से स्वागत है। धरोहर के इसके पहले के एपिसोड्स में हमने बहुत सारे पड़ावों को पार किया है। हमने जिन जगहों पर गए वहाँ पर आस्था थी, इतिहास था और लोगों की कुछ मान्यताएं थी। और अब हम इस सफ़र में आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहाँ आस्था भी है और कुछ हज़ारों साल पहले से जुड़ा इतिहास भी है। लेकिन जब हम अपने सफ़र पर निकले और हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमें रास्ते में इन खूबसूरत वादियों और इन घने जंगलों के बीच दिखी एक ऐसी माता जिनकी मान्यता है कि वो इस वन में ही विराजती हैं और इनका नाम है माँ बंजारी। तो चलिए हम चलते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। कर्मागढ़ के रास्ते पर हम आगे जाते जाएं तो हमें रास्ते पर पहाड़ के ऊपर खूबसूरत वादियों के बीच मिलेगा एक मंदिर जिसमें विराजी है माँ बंजारी। लोग आते जाते इनकी पूजा करते हैं और सफर सकुशल होने की कामना करते हुए नारियल का चढ़ावा माँ को चढ़ाते हैं और माँ बंजारी उनकी भेंट को सप्रेम स्वीकार भी करती हैं। इसे छोटा बंजारी मंदिर और यहाँ की माता को छोटी बंजारी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ से थोड़ी ही दूर जाने पर तमनार और लेलुंगा की पहाड़ियों की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं, जो रास्ते में जाने पर राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं और मन बस यही करता है कि यहाँ रुककर यहाँ की खूबसूरती और शांति का लुत्फ उठाया जाए। हमने लोगों की आस्था और विश्वास के बारे में कई किस्से कहानियाँ सुने हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर ये होता है कि अगर हमारी कुछ मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो हम बकरे की बलि या किसी पशु बलि हम मानते हैं इस चीज़ों में। लेकिन अगर पशु बलि को लेकर कोई सार्थक जगह है जो उस चीज़ को सार्थक करती है तो वो यही जगह है। इस जगह का नाम है कर्मागढ़। रायगढ़ जिले और सुंदरगढ़ जिले के बीच की सीमावर्ती गाँव है ये और यहाँ पर बलि प्रथा सदियों से होती आ रही है। यहाँ के लोगों की मान्यता है ये। और यहाँ एक मंदिर है जो मानकेश्वरी माता यहाँ विराजी हैं और वो हमारे रायगढ़ जिले के राजघराने की कुल देवी मानी जाती हैं। कर्मागढ़ का इतिहास रियासत कालीन है। पहाड़ और घनघोर जंगल के बीच बड़ी सी चट्टान के ऊपर कर्मागढ़ की लोक देवी मानकेश्वरी माता का मंदिर है। चूंकि माता की स्थापना कर्मागढ़ में हुई है, इसलिए इनकी मान्यता आंचलिक बोलचाल में कर्मागढ़िन दाई के नाम पर भी है। कर्मागढ़ में स्थापित मानकेश्वरी माता को रायगढ़ राज परिवार की कुल देवी के रूप में भी बरसों से मान्यता प्राप्त है। कर्मागढ़ की लोक मान्यताओं से जुड़ी बलि प्रथा बेहद मशहूर है। यहाँ माता मानकेश्वरी माता मंदिर की पूजा आराधना बैगा पद्धति से होती है और यहाँ के बैगा की 3 पीढ़ियां लगातार माता की सेवा करती आ रही हैं। कर्मागढ़ की माता के मंदिर में पशु बलि बैगा के हाथों ही दी जाती है, जिसका अंदाज बेहद डरावना होता है और विभत्स भी। दरअसल बलि देते समय बैगा जैसे ही पशु की गर्दन पर धारदार हथियार से वार करता है, उसके बाद गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। तुरंत बकरे का धड़ पकड़कर बैगा अपने मुंह से लगाता है और धड़ से निकलते गर्म खून को पीता है।
ऐसा किसी एक बलि के साथ नहीं, बल्कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन खास मौके पर साल में एक दिन होने वाली सैकड़ों बकरों की पशु बलि के साथ होता है। कहा जा सकता है कि सैकड़ों बकरों की बलि देने के बाद उनका खून पीता है बैगा, और अपने आप में इस अनोखी पूरी प्रक्रिया के बाद भी बैगा को किसी भी किस्म का शारीरिक कष्ट नहीं होता है। कर्मागढ़ में विशेष बलि पूजा के दौरान मौजूद हजारों लोग बैगा के आसपास रहते हैं और बलि से निकले खून का तिलक लगाने के लिए होड़ मची रहती है। नहीं, बलि प्रथा तो वो सब अपने अपने इच्छा से कौन फल लाता है, कौन केला लेता है, कौन दूध लाता है, कौन वो देता है, लेकिन वो उसको बलि दो बोल के नहीं बोलते हैं हम लोग। अपना मन से पूरा हो जाता है, मनोकामना पूरा हो जाता है, तो कौन कौन मांग के क्या रहता है हम तो नहीं जानते हैं, तो वो देते हैं सब। हाँ, पूरा माता है जैसा लगता है मेरे को भी, और माता सबके मनोकामना पूरा करते हैं। रात में निशी पूजा करते हैं, अगले रात में उपवास रह करके निशी पूजा करते हैं, फिर उसको सुबह मैं बेल करता हूँ, बेल पूजा होता है। मंदिर तो अभी 8-10 साल हो रहा है, लेकिन पहले गुड़ी का वो चाल का गुड़ी बना हुआ था। हाँ, पहले चाल का गुड़ी बना हुआ था, उसमें एक दीपक लगा के उतने दिन से पूजा कर रहे हैं। अंग्रेज कम से कम 200 साल 250 साल हो गया। हाँ, कुल देवी माता है, राजघराना की कुल देवी हैं, तो रायगढ़ राजघराना से वो सब पूजा प्रतिष्ठा देते हैं। हाँ, उनका कुल देवी है। हम लोगों का पिताजी भी जब थे तो रायगढ़ राजा घर जाते थे, वहाँ से सामान लाते थे, यहाँ पूजा करते थे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि शरद पूर्णिमा पर ही कर्मागढ़ में माता की ऐसी विशेष पूजा क्यों? तो यहाँ ये जानकारी बेहद अहम हो जाती है कि शरद पूर्णिमा की रात जब शीतलता लिए चांद निकलता है, तो आधी रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ऐसी पुरातन मान्यता भी है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से देवी देवताओं की विशेष कृपा से अमृत बरसता है, जिसके लिए रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे लोग रखते हैं और फिर अगली सुबह प्रसाद के तौर पर शरद पूर्णिमा की खीर खाई जाती है। कर्मागढ़ की विशेष बलि पूजा के संदर्भ में अगर देखें तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन से माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जिसका समापन शरद पूर्णिमा के अगले दिन किए जाने की पुरातन परंपरा है। इसी खास मौके पर माता मानकेश्वरी का विशेष अनुष्ठान होता है और इसी अनुष्ठान का सबसे अहम हिस्सा है पशु बलि। शरद पूर्णिमा के अगले दिन रायगढ़ राज परिवार के सदस्य भी विशेषकर मौजूद रहते ही हैं, क्योंकि माता की मान्यता रायगढ़ राज परिवार की कुल देवी के तौर पर है। इस पूजा को रियासत कालीन रायगढ़ की कुल देवी की विशेष आराधना भी कहा जा सकता है, जो कि साल में एक बार तब से होती आ रही है जब रायगढ़ और आसपास अलग अलग रियासतों का दौर था। कर्मागढ़ जैसा इतिहास जहाँ भी मिलता है, वहाँ किंवदंतियों का चलन भी आम हो जाता है। कर्मागढ़ में मानकेश्वरी माता की स्थापना और मान्यताओं को लेकर भी किंवदंती प्रचलित है, जिसके मुताबिक रायगढ़ रियासत से लगा हुआ तत्कालीन उड़ीसा का हिमगिरगढ़ था, जिसे हिमगिरी रियासत के तौर पर मान्यता मिली हुई थी। रायगढ़ और हिमगिरी की दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ। नतीजे में हिमगिरी रियासत के राजा को हार का सामना करना पड़ा। हिमगिरी के राजा को बेड़ियों में जकड़कर कर्मागढ़ लाया गया और वहीं रखा गया। बेड़ियों में जकड़े परेशान हाल बंदी राजा ने कर्मागढ़ की माता से मुक्ति की प्रार्थना की। उसके बाद अचानक बंदी राजा वहां से गायब हो गया, जबकि उसकी बेड़ियां वहीं पड़ी हुई मिली।
तो आज भी उन बेड़ियों के अवशेष प्रमाण के तौर पर मौजूद हैं, पर किंवदंतियों की 100% सच्चाई का दावा नहीं किया जा सकता। पर पिछले 200 सालों से जो सच चला आ रहा है वो ये है कि कर्मागढ़ की मानकेश्वरी माता के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है और जो पूजा पद्धति आज से 200 सालों पहले शुरू की गई थी वो आज भी कायम है। हाँ, इस साल यानी 2020 में बलि प्रथा के खिलाफ जारी सख्त प्रशासनिक आदेश की वजह से पशु बलि उस स्तर पर नहीं की गई जैसा इससे पहले के सालों में होती आ रही थी। कर्मागढ़ और जाम गांव में स्थापित मानकेश्वरी माता को एक ही स्वरूप माना गया है, बस दोनों की पूजन पद्धति में ही थोड़ा अंतर है। आज भले ही रियासतों का दौर खत्म हो गया हो, मगर सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं की मौजूदगी कर्मागढ़ के रूप में आज भी देखने को मिल रही, जिससे इतना तो साबित हो ही जाता है कि हमारी परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो आसानी से खत्म नहीं होने वाली। पर हाँ, इन पुरातन परंपराओं में पशु बलि की प्रथा से दूर होना समय के साथ मान्यताओं के बदलते स्वरूप की तरफ इशारा करता है, और ये जरूरी भी है। रायगढ़ से लगे हुए कर्मागढ़ की लोक देवी मानकेश्वरी माता की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा से जुड़ी ये थी हमारी खास पेशकश। अभी इसके आगे है प्रागैतिहासिक काल की अवशेषों की कहानी। हमारे धरोहर का सफर यूं ही आगे जारी रहेगा, यहाँ के लोगों की मान्यताओं, आस्थाओं और आसपास की खूबसूरती और एक अनमोल सुनहरे इतिहास के साथ। लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। हमने इससे पहले आपको दिखाया था यहाँ के कर्मागढ़ के लोगों की आस्था के बारे में। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उषा कोठी, जो कर्मागढ़ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे करीब हजारों साल, ऐसा माना जाता है 7000 साल पहले की कुछ शैल चित्र हैं जो आदि मानव द्वारा बनाए गए थे। जो उषा कोठी है उस जगह का नाम, और हम अभी उसी रास्ते पर हैं, तो हम आपको लेकर चलेंगे उषा कोठी। रियासतकालीन लोक देवी मानकेश्वरी माता के कर्मागढ़ मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर घनघोर जंगलों के साथ उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की दुर्गम चढ़ाई है, जिसमें चढ़ते चढ़ते अच्छे खासे स्वस्थ इंसान की सांसें फूलने लगे। उषा कोठी जा रहे हैं और उसका रास्ता शायद नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ान है और पथरीले रास्ते हैं यहाँ पर। आप कभी भी यहाँ आते हैं तो संभल कर आएंगे, क्योंकि जितने हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। अभी हम चल रहे हैं उषा कोठी के रास्ते पर हैं हम अभी, और ये रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला है, तो आप भी कभी जब आएँ तो थोड़ा ध्यान से संभल कर आएँ वापस, क्योंकि फिसलने का बहुत डर है।
जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं हम अपने जंगलों को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारी असली धरोहर तो ये जंगल ही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन इतना खुश हो जाता है कि मन करता है कि हम यहीं रहें। शहर की आमो हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है, उस बीच में जंगल की ये हवा इतनी शुद्ध और ताज़ी है कि इसके बारे में कुछ बोल पाना ही कठिन साबित हो रहा है अभी। लेकिन अभी यहाँ आकर इतना सुकून महसूस हो रहा है। हालांकि थोड़ी चढ़ाई है, थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों का भी एक अलग ही मज़ा है और इन रास्तों के मज़े हम आपको साथ ही साथ हमारे साथ दिलाते चल रहे हैं। पहाड़ की इस कठिन चढ़ाई के बाद पहुंचते हैं उषा कोठी। इस जगह को आदि मानव काल के इतिहास से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उषा कोठी एक ऐसा शैलाश्रय है जिसमें मानव होने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें शायद छोटे छोटे धान हैं, पहाड़ों के चित्र हैं। इस शैलाश्रय में उकेरे गए शैल चित्र यानी चट्टानों की दीवारों पर मानव द्वारा बनाई गई आकृतियां आज भी मौजूद हैं। उषा कोठी की तर्ज पर ही भूपदेवपुर के पास भी सिंघनपुर शैलाश्रय है, जहां आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र मौजूद हैं। इसलिए कहीं न कहीं उषा कोठी और सिंघनपुर का इतिहास आपस में जुड़े हैं। आज धरोहर के टीम के साथ मुझे लगभग 7 महीने के लॉकडाउन के बाद कहीं बाहर निकलने का मौका लगा। उसमें एक ऐसे स्थान पे मेरा आना हुआ जहाँ पर, जो कि रायगढ़ का एक बहुत ही प्राचीनतम प्लेस है, जगह है, जहाँ पर कि कई प्रकार के शैल चित्र बहुत ही विस्तृत ढंग से यहाँ उकेरित किए गए हैं। और इस जगह में आ कर के मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं विगत 60 सालों से रायगढ़ में, साहब मेरा उम्र 60 साल है, मैं 60 साल से रायगढ़ में हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा जगह को मिस किया था, आज तक नहीं देख पाया था। और ये मेरे लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कि मैं जो है आज इस जगह में आया और आकर के इस शैल चित्रों से भरे हुए उषा कोठी में जो स्थान है वहाँ पर उनको देखा और देख कर के मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत अच्छा लगा देख कर के। प्रागैतिहासिक काल के दौरान पहाड़ों पर गुफाएं होती थी। इनमें से कुछ गुफाएं ऐसी होती थी जिनमें आदि मानव अपना आश्रय बनाते थे, इसलिए इन गुफाओं को शैलाश्रय के तौर पर मान्यता प्राप्त है। उषा कोठी ऐसे ही प्रमुख शैलाश्रयों में से एक है। आदि मानवों की भाषा सांकेतिक हुआ करती थी, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का उपयोग होता था, जिसमें वो अपने आसपास से जुड़े पक्षियों, जानवरों, हथियारों, वनस्पतियों को चित्र के जरिए उकेर कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते थे। उषा कोठी शैलाश्रय रायगढ़ से जुड़े हजारों साल पुराने आदि मानव और उनकी प्रदर्शनकारी कलाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि इस बात को लेकर प्रामाणिक तथ्य मौजूद नहीं है कि वास्तव में उषा कोठी और सिंघनपुर शैलाश्रयों में बने शैल चित्र कितने हजार साल पुराने हैं। हम अभी हैं उषा कोठी में और ये जगह घने जंगलों से घिरी हुई है। ऐसा शायद ही होगा कि सूरज की किरण जमीन तक पहुंचती होगी कभी, और उस समय आदि मानवों के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती थी। तो आदि मानव यहाँ रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है, और उनके निशान आज भी इन पत्थरों पर हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि उस समय आदि मानवों को भाषा का ज्ञान नहीं था,
तो वो कुछ भी चीज़ें देखते थे या महसूस करते थे उसे पत्थरों पर अपनी याद के लिए उकेरा करते थे, और वो आज जस का तस एक धरोहर के रूप में हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम देखकर उस ज़माने के बारे में कुछ जान सकते हैं। करीब कहा जाता है कि इन पत्थरों पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटे छोटे चित्र बने हैं जिनके बारे में जानकारी आज के पीढ़ी को शायद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें कुछ देखकर, कुछ समझकर या कुछ सोचकर ही बनाई होंगी। उषा कोठी जैसे शैलाश्रयों और चट्टानों की दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्र यानी शैल चित्रों को पुरातात्विक दृष्टि से भी अहम माना जाता है, और इन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार की एक इकाई काम करती है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। मगर रायगढ़ के ऐतिहासिक शैलाश्रयों पर इस संस्था की नजर नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ के शैलाश्रय और शैल चित्र अव्यवस्था के शिकार होते जा रहे हैं। कई पर्यटक यहाँ आते हैं और आदि मानवों के इतिहास से रूबरू होते हैं। रिसर्चर्स आते हैं और अपनी समझ बढ़ाते हैं। इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे तत्व भी आते हैं जिन्हें एकांत चाहिए। एकांत के ऐसे प्रेमियों के नाम जोड़े से लिखे हुए उषा कोठी की दीवारों पर जगह जगह मिल सकते हैं, जो कि हजारों साल के आदि मानवों के मौजूद इतिहास को धूमिल करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो छत्तीसगढ़ में ट्रैक की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो यहाँ पे कम से कम आधे घंटे का बहुत अच्छा ट्रैक हो जाता है। जो लोग फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो लोग आके यहाँ पे काफ़ी अच्छा रास्ता है, ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आने के बाद आप जब देखते हो कि 7000 साल पुरानी कोई चीज़ है तो आपको समझ में आता है आप कितने छोटे हो, मतलब और कितने सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उन्होंने। जैसे वहाँ पे हाथी बनाया या बारहसिंगा बनाया तो वो दिखा रहे हैं कि उस समय वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना। यहाँ पे आप नेचर से वापस कनेक्ट करते हो। अच्छी यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आती है, ठंडी हवा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक डे ट्रिप की तरह आप यहाँ पे आ सकते हो एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। ये मुझे ऐसा लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कई लोगों ने वहाँ अंदर जो शैल चित्र बने हुए हैं उसके आसपास अपना नाम और कई प्रकार की चीज़ें लिख दिए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको छत्तीसगढ़ शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरह की जगह जो कि छत्तीसगढ़ में पूरा यूनिक है, ये रायगढ़ शहर के ही, रायगढ़ ज़िले में ही ऐसा बताया जाता है कि 4 जगह हैं जहाँ पर कि इस तरह की शैल चित्र पाई जाती हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये जो शैल चित्र हैं ये लगभग 7000 साल पुरानी हैं। और इसके अलावा ये जो अपना जगह है उषा कोठी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और ओंगना, ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर और भी इस तरह के शैल चित्र पाए जाते हैं। इन चारों ही जगह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रिजर्व करने की बहुत ही निहायत ज़रूरी है। ये हमारी धरोहर है और सरकार को ये भी चाहिए कि इन जगहों को दर्शनीय स्थल में, पर्यटन स्थल में परिवर्तित करें, जिससे कि लोगों का आना जाना यहाँ सुलभ हो सके। क्योंकि यहाँ का जो आने का रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम है और थोड़ा जो बोलना चाहिए कि एक्टिव रहेंगे वही आदमी ही यहाँ आ पाएंगे। बाकी जो ज़्यादा उम्र के लोग रहेंगे या जो लोग इस टाइप के, उनका आने के लिए पूरा सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने के लिए पहल करने की नितांत आवश्यकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर अपने आसपास के सदियों पुराने इतिहास को सहेजने के प्रति गंभीर हों। साथ ही प्रशासनिक और सरकारी तंत्र भी उषा कोठी और सिंघनपुर जैसी ऐतिहासिक जगहों को संरक्षित करने की दिशा में कम से कम स्थानीय स्तर पर तो ठोस प्रयास जरूर करें, क्योंकि उषा कोठी और सिंघनपुर जैसे तमाम स्थल पर्यटन और संस्कृति के लिहाज से अहमियत तो रखते ही हैं, मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ी हमारे शहर की धरोहर भी है। तो ये थी हमारी खास पेशकश कर्मागढ़ के आस्था से जुड़ी हुई और उषा कोठी में शैल चित्रों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक धरोहर का ये सफ़र आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ऐतिहासिक, प्राकृतिक और
सांस्कृतिक धरोहरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और रायगढ़ की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हर्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार।